गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर बार की तरह हम ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और वही सामान्य निर्देश जो आपको हम बताते हैं। यदि आपको स्क्रीन पर से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें और कक्षा को पूरी स्क्रीन पर देखें और चैट बॉक्स में केवल और केवल विषय से संबंधित ही क्वेश्चन करें, क्योंकि चैट बॉक्स में जब अनावश्यक बातें होती हैं तो उन बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं जो क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि चैट बॉक्स में केवल विषय से संबंधित ही बात करें। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और ये जंग अभी जारी है और हमें इस जंग को जीतना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने व्यवहार में हमें उन सब चीज़ों का पालन करना है जो इस लड़ाई को जीतने के लिए ज़रूरी है। जब हमें घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तथा नियमित अंतराल से अपने हाथ धोने हैं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है। तभी हम इस बीमारी से और इस परेशानी से जीत सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरी कक्षा में अगर आपको कहीं कोई ऐसा एरर लगे, कोई फैक्ट्स या किसी और तथ्य में कोई गलती नजर आए तो आप बिल्कुल हमें जरूर सूचित करें। हम अगली क्लास में उसका स्पष्टीकरण करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका जो चैप्टर 4 मानव बस्तियां जो चल रहा था, पिछली कक्षा में भी हमने इसी को स्टार्ट किया था, उसका जो रेस्ट पार्ट है उसको लेकर हम आज आपके सामने आगे बढ़ेंगे। तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहते हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था और चैप्टर 4 मानव बस्तियां, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके सामने हमारी टीम है, इसका परिचय मुझे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी टीम से परिचित हैं। तो बस आप जल्दी से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी जो क्लास की जो शुरुआत होती है वो भारत दर्शन से होती है। और आप बस, मैं मुझे पता है कि आप भारत दर्शन के लिए आप वेट कर रहे होंगे, तो जल्दी से आप तैयार होइए और भारत दर्शन ट्रेन में आप हमारे साथ चलिए। देखते हैं पूनम नेगी मैडम हमें आज भारत दर्शन में किस जगह लेकर चलती है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बारी फिर आप पहुंची है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस आपके पास, ले जाने आपको एक और नई जगह। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि जब हम नई जगहों पर जाते हैं तो हमारे ब्रेन्स में न्यू न्यूरॉन अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए ट्रैवल को केवल आप इंजॉयमेंट ही मत मानिए, यह एक इंटेलेक्चुअल एक्ट भी है जो कि आपके करता है। तो अब समझ में आया हमारे गोपू जी इतने स्मार्ट क्यों हैं, क्योंकि उनको तो ट्रैवल का बहुत शौक है। क्यों गोपू जी, आप तैयार हैं आज की हमारी नई यात्रा के लिए? चलिए देखें आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें कहाँ लेके जाती है। ये पहुंचे हम कोची, बट कोची हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। कोची के आगे हमें या तो लेना पड़ेगा एरोप्लेन या फिर हमें लेना पड़ेगा क्रूज शिप, क्योंकि हमें जाना है लक्षद्वीप आइलैंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम भारत की सीमाओं से, मेनलैंड की सीमाओं से पानी में उतरने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं एक अपनी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप तक। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। नीले सागर पर ये हरे हरे द्वीप ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नीली चादर पर किसी ने पन्ना या एमराल्ड बिखेर दिए हों। अब यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन से जाते हैं तो हम पहुँचेंगे अगाती आइलैंड पर। अगाती पर ही यहाँ का इकलौता जो एयरपोर्ट है वो स्थित है। और अगाती से अगर हमें आगे जाना है तो हम जाएंगे बांगाराम आइलैंड पे। बट उसके विपरीत अगर हम क्रूज प्रेफर करेंगे तो हम पहुंचेंगे मिनिकॉय आइलैंड में। मिनिकॉय आइलैंड काफ़ी दूर है अगाती और बांगाराम से, इसीलिए एक ही टाइम पर, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, 10 डेज का टाइम ना हो, तो आप पूरे आइलैंड ग्रुप्स को कवर नहीं कर पाएंगे। बट
गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बारी फिर आप पहुंची है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस आपके पास ले जाने आपको एक और नई जगह। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि जब हम नई जगहों पर जाते हैं तो हमारे ब्रेन्स में न्यू न्यूरॉन अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि ब्रेन के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए ट्रैवल को केवल आप इंजॉयमेंट ही मत मानिए, यह एक इंटेलेक्चुअल एक्ट भी है जो कि आपके ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब समझ में आया हमारे गोपू जी इतने स्मार्ट क्यों हैं, क्योंकि उनको तो ट्रैवल का बहुत शौक है। क्यों गोपू जी, आप तैयार हैं आज की हमारी नई यात्रा के लिए? चलिए देखें आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें कहाँ लेके जाती है। ये पहुंचे हम कोची, बट कोची हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। कोची के आगे हमें या तो लेना पड़ेगा एरोप्लेन या फिर हमें लेना पड़ेगा क्रूज शिप, क्योंकि हमें जाना है लक्षद्वीप आइलैंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम भारत की सीमाओं से, मेनलैंड की सीमाओं से पानी में उतरने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं एक अपनी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप तक। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। नीले सागर पर ये हरे हरे द्वीप ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नीली चादर पर किसी ने पन्ना या एमराल्ड बिखेर दिए हों। अब यहाँ पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम यहाँ पे एरोप्लेन से जाते हैं तो हम पहुँचेंगे अगाती आइलैंड पर। अगाती पर ही यहाँ का इकलौता जो एयरपोर्ट है वो स्थित है, और अगाती से अगर हमें आगे जाना है तो हम जाएंगे बांगाराम आइलैंड पे। बट उसके विपरीत अगर हम क्रूज प्रेफर करेंगे तो हम पहुंचेंगे मिनिकॉय आइलैंड में। मिनिकॉय आइलैंड काफ़ी दूर है अगाती और बांगाराम से, इसीलिए एक ही टाइम पर, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, 10 डेज़ का टाइम ना हो, तो आप पूरे आइलैंड ग्रुप्स को कवर नहीं कर पाएंगे। बट आज की हमारी यात्रा में हम इस पूरे आइलैंड ग्रुप को ज़रूर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिनिकॉय आइलैंड से। मिनिकॉय आइलैंड जाना जाता है अपने वाइट सैंड बीचेस के लिए और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। मिनिकॉय आइलैंड्स जो हैं मालदीव्स के सबसे पास में पड़ते हैं। जब हम अपने आइलैंड ग्रुप की प्लेसमेंट्स देखते हैं आइलैंड्स की, तो सबसे नीचे की तरफ मिनिकॉय होने के कारण मालदीव्स के सबसे निकट है, और इसी कारण यहाँ के कल्चर पर हम मालदीवियन कल्चर का बहुत प्रभाव देखते हैं। जबकि बाकी सारे आइलैंड्स में जहाँ पर केरला और द्रविडियन संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है, वहीं पर यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा भी मालदीवियन या माली है। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड में, तो हमें देखने को मिलेगा ईयर 1885 में कंस्ट्रक्टेड एक लाइट हाउस। अब लाइट हाउस होता क्या है? लाइट हाउस एक्चुअली शिप्स को गाइड करने के लिए बनाया हुआ एक बहुत ऊंचा टावर होता है, जिसके ऊपर 360 डिग्री पर लाइट घूमती रहती है, ताकि आने जाने वाले शिप्स को रात में कोई असुविधा ना हो। इस लाइट हाउस का निर्माण लॉर्ड रिपन ने कराया था, और एक्चुअली इसका कनेक्शन है स्वेज कैनाल से। जब स्वेज कैनाल बनी तो यहाँ पर पास में से जाने वाला 8 डिग्री चैनल, जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी रूट है, वहाँ से बहुत सारे शिप्स जाने लगे और उनकी सुरक्षा के लिए लाइट हाउस बनाया गया। आप इस लाइट हाउस पर चढ़ करके पूरे मिनिकॉय आइलैंड का एक एरियल व्यू सॉर्ट ऑफ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कोकोनट कल्टीवेशन, जो कि यहाँ के ज़्यादातर आइलैंड्स पर है, बट मिनिकॉय में ये काफ़ी बड़ी मात्रा पे किया जाता है। और साथ में यहाँ का ट्रेडिशनल लावा डांस देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्नोकलिंग और क्याकिंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं कावारती आइलैंड्स की ओर। कावारती, जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल भी है, इसी के साथ साथ इसको मोस्ट ब्यूटीफुल जेम ऑफ लक्षद्वीप भी कहा जाता है। अगर कावारती से सनसेट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नीले समुद्र में बिखरता हुआ लाल रंग देखकर आपके मुंह से भी जरूर निकल जाएगा कि ये कौन चित्रकार है। वाकई में कुदरत जैसा चित्रकार और कोई होता ही नहीं है। यहाँ के जो सैंड बीचेस हैं वो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं ही, बट उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा
यहाँ पे एक्वेरियम, मेरीन एक्वेरियम, जहाँ पे आपको कई तरह के मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अवशेष, कई तरह के शिप्स के और क्याक्स के मॉडल्स, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आगे चले, आगे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे और बहुत सारे हमारे आइलैंड्स हैं, जिसमें से बांगाराम जो है वो फॉरेन टूरिस्ट में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अगाती आइलैंड अपनी डीप सी फिशिंग के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा आप जा सकते हैं एंद्रिती आइलैंड, कल्पिनी, आमनी दीवी। इन सारे आइलैंड्स की सुंदरता अपने आप में ही देखते ही बनती है। यहाँ के एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, प्योर नेचर, फ्रेंडली लोकल लक्षद्वीप को एक आइडल हॉलीडेइंग स्पॉट बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के बीचेस की, यहाँ के पानी की, तो शायद भारत में सबसे ज़्यादा साफ बीच अगर कहीं पर देखने को मिलती हैं तो वो है लक्षद्वीप में। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स उपलब्ध हैं, अगर आप एडवेंचर में इंटरेस्टेड हैं तो वाटर स्पोर्ट्स करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, और वाटर स्कूटर की राइड भी आप ले सकते हैं। साथ में आप कर सकते हैं कयाकिंग और पैराग्लाइडिंग। साथ में ही जो लोग थोड़ा कम एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए ग्लास बॉटम शिप्स भी उपलब्ध हैं, जिसमें आप इतने साफ पानी के नीचे जो कोरल्स हैं, जो फिश हैं, उन सबको आप ऊपर से ही देख सकते हैं। तो है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अभी मज़ा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो आपको यहाँ फिशिंग एंजॉय करनी है, यहाँ की मार्केट घूमनी है और टेस्ट करना है यहाँ का सी फूड। इंडिया में लक्षद्वीप जो है वो लिविंग कोरल आइलैंड्स का एकमात्र नमूना है, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली अपने इन लिविंग कोरल्स के लिए यूनिक माना जाता है। कोरल्स जो हैं ये छोटे एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बदलते हुए क्लाइमेट के कारण, पॉल्यूशन के कारण, टेम्परेचर राइज के कारण काफ़ी खतरे में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के लिए, तो इनका रखरखाव बहुत ज़रूरी है, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लक्षद्वीप आइलैंड पर सबको जाने की परमिशन नहीं मिलती है। अगर आपको लक्षद्वीप आइलैंड जाना है तो आपको एडवांस में ही गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? कैसी रही लक्षद्वीप की यात्रा? तो चले अब क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लक्षद्वीप की यात्रा में बहुत आनंद आया होगा और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखी और एंजॉय की हैं। बस अब हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नगरीय बस्तियां हैं, ये अर्बन सेटलमेंट्स हैं। इनके बारे में हमें आज पढ़ना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो ग्रामीण बस्तियों के ऊपर बात की थी, रूरल सेटलमेंट पे हमने चर्चा की थी। तो नगरीय बस्तियों की जहाँ तक बात आती है तो नगरीय बस्तियां सामान्यतः शहर शहर कहते हैं कंपोजिट, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं मकान उसमें, और विशाल आकार की होती हैं। इन बस्तियों में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य जैसे विनिर्माण, सेवाएं, प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अगर आप किसी भी नगर को देखें तो उसमें गैर कृषि कार्यों का बाहुल्य होता है। वहाँ पर निर्माण कार्य, उद्योग धंधे, कारखाने, फैक्ट्रियां ये दिखाई देंगे आपको। बहुत सारी सेवाएं करने वाले लोग वहाँ पर बनेंगे और प्रशासनिक कार्य वहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। एक बात और देखी जाती है कि नगरीय बस्तियां अपने चारों ओर के क्षेत्र से, जिसके आसपास का जो सराउंडिंग्स का जो एरिया होता है, उसमें ग्रामीण बस्तियों से, छोटे छोटे कस्बों से कार्यात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। फंक्शनल इनका रिलेशन आपस में आसपास के क्षेत्रों से होता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो आने वाली खाद्य वस्तुएं, कच्चा माल, सेवाएं, वो इनका व्यापार करते हैं मंडियों में, और जो आसपास के जो नगरीय ये बस्तियां हैं इनको बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो नगरीय बस्ती का जो एक कंसेप्ट है वो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसी बस्ती है जो थोड़ा आकार में विशाल है और यहाँ पर गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, और ये बस्ती अपने आसपास के क्षेत्र से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी हुई है। जो आसपास की ग्रामीण बस्तियां, उनसे आने वाला कच्चा माल और सेवाएं यहाँ के बाजारों में, मंडियों में बेची जा रही हैं, और आसपास के लोगों को ये बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस प्रकार की बस्ती को हम नगरीय बस्ती कहते हैं। इस प्रकार नगर अपने आसपास की ग्रामीण बस्तियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों रूपों में जुड़े हुए होते हैं, और ये आसपास के छोटे और बड़े नगरों से भी जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम नगरीय बस्ती की परिभाषा की बात करें तो 1991 में भारत की जनगणना में नगरीय बस्ती की परिभाषा को इस प्रकार कहा गया है, तो उसको आप देख लें। वह स्थान जहां पर जनसंख्या 5,000 से अधिक हो। तो पहली कंडीशन है कि ऐसी बस्ती जिसकी जनसंख्या 5,000 से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन ये है कि वहां पर 75% से अधिक पुरुष
गैर श्रमिक कार्यों में लगे हों, यानी कि खेती के अलावा, कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय के अलावा कार्यों में लगे हुए हों। 75% जो गैर श्रमिक है, जो पुरुष श्रमिक है, वहां पर गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हों, और जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। और यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ग्राम सभा ना होकर नगर निगम, टाउन एरिया, छावनी बोर्ड या इस तरह की कोई नगर पालिका, इस तरह की कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो ऐसी बस्ती को हम नगरीय बस्ती कहते हैं। और ये भारत में 1991 की जनगणना के में जो एक नगरीय बस्ती की परिभाषा तय की गई है, उसके 4 पैरामीटर्स हैं। आबादी 5000 या इससे ज्यादा होना, 75% से अधिक पुरुषों का गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ होना, जनसंख्या का 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना, और यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन की जो व्यवस्था है वो नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया, छावनी बोर्ड या इस तरह की कोई संस्था यहाँ पर प्रशासनिक कार्य की देखभाल कर रही हो। तो ये कुछ नगरीय बस्ती की मैंने कुछ शर्तें बताई हैं। अब इस आधार पर आपको एक नगरीय बस्ती को को परिभाषित करने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी कि नगरीय बस्ती होती क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से क्या भारत के शहरों के बारे में सही है। अगर हम भारत में एक नगरीय बस्ती जिसको हम कह रहे हैं या टाउन कह रहे हैं, उसके बारे में इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ये देखना कि कौन सा सही नहीं है। 75% से अधिक पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। सभी स्थान जहाँ की जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है, और जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तो फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि ये नगरीय बस्ती के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वेरी गुड, सायमा सिद्दीकी का आंसर एकदम करेक्ट आया, और बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको ये नगरीय बस्ती का जो कंसेप्ट है ये आपके क्लियर हो गया है। अब मैं एकदम आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है भारत में नगरों के विकास की। अगर हम नगरों के विकास की बात करें तो भारत में नगरों के विकास का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर नगरों का उदय प्रागैतिक ऐतिहासिक काल से नजर आता है। अगर हम भारत में अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, उनमें देखें, तो बड़े बड़े नगरों का वर्णन उनमें मिलता है, जो उस समय के राजाओं की राजधानियां और राजाओं के निवास नगरों के रूप में वर्णित है। जैसे महाभारत काल में आप हस्तिनापुर को देख सकते हैं, ऐसी रामायण काल में आप अयोध्या को देख सकते हैं। तो ये प्राचीन नगरों के हमारे उदाहरण हैं, और हमारा नगरों का इतिहास काफी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की बड़ी सभ्यताओं में गिनी जाती है, उसमें भी विशाल नगरों का वर्णन मिला है, और बहुत सारे नगर खुदाई में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह के नगरों का वर्णन और या अवशेष भारत में मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में नगरों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही नगरीय संस्कृति भारत में रही है। मध्यकाल में भी बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर नगरों को बसाया है, और वो नगर आज भी हमारे देश में विद्यमान है। बहुत सारे नगर हैं जो मध्यकाल के हैं, और वो आज बड़े अच्छे अपने विशाल रूप को लिए हुए हैं। 18वीं शताब्दी में जब यूरोप से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर उपनिवेश के रूप में यहाँ पर भारत पर शासन किया, तो उस दौरान भी बहुत सारे नगरों की भारत में स्थापना हुई है, और आजादी के बाद भी भारत में बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई है। तो प्राचीन काल से और अब तक भारत में नगरों का एक विशाल इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम विकास के आधार पर नगरों को देखें तो हम नगरों को 4 वर्गों में विभाजित करके इसका वर्णन कर सकते हैं। विकास के आधार पर अगर हम नगरों का वर्गीकरण करें तो हम चार भागों में उसको बांट सकते हैं। पहले जो प्रकार है वो है प्राचीन नगर, दूसरा जो प्रकार है वो मध्यकालीन नगर, और तीसरा आधुनिक नगर, और चौथा स्वतंत्रता के बाद विकसित नगर। तो आप देख सकते हैं इसमें एंशिएंट टाउन, मिडिवल टाउन, मॉडर्न टाउन और आफ्टर इंडिपेंडेंस टाउन। तो ये 4 भागों में हम नगरों का वर्गीकरण इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्राचीन टाउन जो है या प्राचीन जो नगर है वो कैसे हैं। इस वर्ग में हम भारत में उन नगरों को रखा जाता है कि जिनका नगरीय इतिहास 2000 वर्ष से पुराना, और ऐसे बहुत सारे नगर भारत में हैं जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2000 सालों से पुरानी है, और ये अधिकांशतः धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं, आज भी विद्यमान है। इन नगरों को हम प्राचीन नगरों की श्रेणी में रख सकते हैं, और इनमें जैसे प्रयाग, जिसको आजकल हम इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है, मदुरई है, सूरत है, भरूच है। तो ये ऐसे नगर हैं जो इनका इतिहास 2000 या साल या इससे भी पुराना है, और इनको हम प्राचीन नगरों की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो है मध्यकाल के नगर है। भारत में लगभग 100 से भी ज्यादा जो नगर हैं उनका इतिहास मध्यकाल का रहा है, और इन नगरों में से अधिकांश को राजाओं ने अपनी राजधानी और मुख्यालयों के रूप में विकसित किया है, और ये आज भी
इन नगरों में किले और महल देखे जा सकते हैं, इसलिए इनको किला नगर भी कहते हैं। मध्यकाल के जिन नगर हैं इनमें आपको किले, महल, राजाओं के निवास स्थान तो आज भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हम किला नगर या महलों से सुसज्जित नगर भी कह सकते हैं। इनमें दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर और बहुत सारे शहर हैं भारत में जो मध्यकाल में विकसित नगर हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है आधुनिक नगरों का। आधुनिक नगरों को हम 18वीं शताब्दी के बाद के नगरों को रखते हैं इसमें, जब यूरोपीय लोगों के आने के बाद भारत में बहुत सारे नगरों का विकास हुआ और इनमें से अधिकांश नगर जो बसाए गए हैं वो तटीय इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में बसाए गए। यहाँ पर जो यूरोपीय लोग आए वो तटीय क्षेत्रों में ज्यादा उन्होंने नगरों का विकास किया, या फिर गर्मी और सर्दी के मौसम को ध्यान में रख के पहाड़ी क्षेत्रों में नगरों का विकास किया गया। इसमें सूरत है, दमन, गोवा, पांडिचेरी, ये इस तरह के नगर हैं जो 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आने के बाद विकसित हुए। और भारत में अंग्रेजों ने मुंबई, चेन्नई और मद्रास, कलकत्ता इनको नोड के रूप में विकसित किया था। इन 4 नगरों को नोड के रूप में विकसित किया और बहुत सारे नगर ऐसे बसाए कि जो अपने प्रशासन की पकड़ को मजबूत करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे नगरों का यहाँ पर विकास किया था। आधुनिक नगर भी यहाँ पर बहुत सारे विकसित हुए, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, ये आधुनिक नगर हैं। और ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में भी पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक नगरों को बसाया गया। तो हम ये इन नगरों को हम आधुनिक नगरों की श्रेणी में रख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर हम नगरों के विकास को देखें तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में बहुत सारे प्रशासनिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, नोएडा आदि ये भारत सरकार द्वारा बसाए गए नगर हैं जो स्वतंत्रता के बाद बने हैं। और भारत में अनेक औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ है। दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये जो नगर हैं ये औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हैं स्वतंत्रता के बाद। दिल्ली व पुराने महानगरों के चारों तरफ जो हमारे पुराने महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, तो इनके चारों तरफ अनुषंगी अनुषंगी नगरों के रूप में, अनुषंगी कहते हैं जुड़े हुए। पहले जो पुराना नगर उसके साथ में पास में जो कस्बे और नगर हैं वो जुड़ गए हैं, तो ऐसे नगरों को हम अनुषंगी नगर कहते हैं। उनका विकास हुआ है, इसमें नोएडा, रोहतक, पलवल, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ये दिल्ली एनसीआर के जितने भी नगर हैं इस रूप में इनको देखा जा सकता है। इसी मुंबई के चारों तरफ भी आपको मिल जाएंगे, कोलकाता के चारों तरफ भी आपको ऐसे अनुषंगी नगरों का काफी विकास हुआ है। 1990 के बाद में जो भारत में यहाँ विदेशी निवेश हुआ है और ये व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तो इनका प्रभाव भी यहाँ के नगरों पर देखा जा सकता है। यहाँ पर छोटे कस्बे बड़े नगरों में परिवर्तित हुए हैं और मध्यम आकार के जो नगर हैं वो विशाल नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये विकास के आधार पर जो हमने नगरों का वर्गीकरण किया है, इसमें प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, उसके बाद में आधुनिक नगर, फिर स्वतंत्रता के बाद में विकसित हुए नगर। तो इस तरह से हम आप इसको वर्णन कर सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद में जो भारत सरकार के द्वारा विकसित किए गए नगर हैं उनमें भी प्रशासनिक नगर बहुत सारे भारत सरकार ने बनाए, औद्योगिक नगर बहुत सारे विकसित हुए हैं और पुराने महानगरों के चारों तरफ जो अनुषंगी नगर हैं उनका विकास यहाँ पर हुआ है। और 90 के बाद में छोटे कस्बे बड़े नगरों में या मध्यम वर्ग के जो नगर हैं वो विशाल नगरों में परिवर्तित हुए। तो ये नगरों का विकास भारत में इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये आपके डायग्राम्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। चंडीगढ़ जो भारत में अच्छा प्लानिंग एक शहर कहा जाता है, नोएडा ये अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत में नगरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रयाग आधुनिक शहर का उदाहरण है, आगरा मध्ययुगीन शहर का उदाहरण है और वाराणसी आजादी के बाद विकसित शहरों का एक उदाहरण। तो फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए अगर आप नगरों के विकास के बारे में जान गए हैं। रवि कुमार, वेरी गुड बेटा, बहुत तेजी से रवि कुमार का आंसर आया है। और भी बहुत सारे बच्चों का आंसर तेजी से आ रहा है। कन्हैया गुप्ता, विष्णु कुमारी, थैंक यू बेटा। तो ये आपके जो आंसर आ रहे हैं इससे मुझे क्लियर है कि आपके नगरों के विकास के बारे में जो एक समझ है वो आपकी क्लियर हो गई है। और अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ लेके। अब हमें बात करनी है भारत में नगरीकरण। तो देखिए अब तक जो हम चल रहे हैं, पहले हमने नगरीय बस्ती की परिभाषा में बात की है,
फिर भारत में नगरों के विकास पर बात की है। अब हम नगरीकरण पर चर्चा करेंगे कि नगरीकरण क्या है भारत में, इसकी स्थिति क्या है। तो नगरीकरण एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कस्बों में, नगरों में संकेंद्रित हो जाता है। जब जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों में या कस्बों में रहने लगता है, वहां पर संकेंद्रित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो नगरीकरण की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का जो स्थानांतरण है वही, उसी को हम नगरीकरण कहते हैं। भारत में एक बहुत बड़े प्रोफेसर है बी एन घोष, इन्होंने नगरीकरण के ऊपर काफी कार्य किया है। इन्होंने नगरीकरण की परिभाषा दी है कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव कस्बों में और कस्बे नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये नगरीकरण कहा जाता है। जनसंख्या का नगरों में संकेंद्रित होना नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और जब हम इसको मापते हैं कि नगरीकरण का मापा कैसे जाता है, तो कुल जनसंख्या में से नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को हम नगरीकरण के रूप में देखते हैं कि कुल जनसंख्या में कितनी जनसंख्या हमारी नगरों में रह रही है, तो ये नगरीकरण का माप कहलाता है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया को आप समझ लें और नगरीकरण का माप किस तरह से करते हैं इसको आप समझ सकते हैं कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को हम नगरीकरण कहते हैं। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में नगरीकरण का जो स्तर है 31.16% है, लेकिन ये विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। जो और विकसित देश हैं उनमें नगरीकरण का स्तर हमसे काफी ऊंचा है, अभी हम इसमें काफी पीछे हैं। अगर भारत में नगरीकरण के इतिहास को देखें तो हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राचीन काल से भारत में नगर पाए जाते हैं, परंतु भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान ही नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है और ये लगभग 11 गुना इसमें वृद्धि हो चुकी है। नगरीय केंद्रों के विस्तार और नए नगरों के विकास में भी भारत ने सार्थक भूमिका निभाई है और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे नगरों का विकास भारत में हुआ है। अगर हम इस तरह से नगरीकरण की प्रवृत्ति को देखें तो 1901 से और 2011 तक का जो नगरीकरण की प्रक्रिया है इसको एक तालिका के द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं। ये तालिका आपके सामने है जिसमें नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाया गया 1901 से और 2011 तक। इसमें आप देख सकते हैं कि 1901 में नगरीकरण का क्या प्रतिशत था, 10.84 था और धीरे धीरे ये अब 2011 में 31.16 तक पहुंच गया। तो इसका जब हम इस तालिका का अध्ययन करते हैं तो इससे हम स्पष्ट 3 बातें क्लियर कर सकते हैं इस तालिका के अध्ययन से। पहली बात ये कि 1901 से 1931 तक का जो वक्त टाइम है, समय है, इसमें नगरीकरण की जो गति है वो मंद रही है, इसे मंद वृद्धि का युग भी हम कह सकते हैं। और 31 से 61 तक नगरीकरण का मध्यम युग माना जाता है, मध्यम वृद्धि का युग माना जाता है। नगरीय जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन इसकी वृद्धि दर उतनी ज्यादा तेज नहीं थी। 61 से 2011 के बीच का जो समय है इसमें भारत में अपेक्षाकृत तीव्र नगरीकरण का युग इसको माना जाता है, तेजी से नगरीकरण हुआ है और इसके कई कारण रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भी 1961 के बाद भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है तो इसके क्या कारण है? इसके कारणों में आप बता सकते हैं कि भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है, व्यापार और संचार में वृद्धि हुई है, इसने नगरीकरण को बढ़ाया। लोग ग्रामीण लोगों का नगरों की तरफ तेज गति से पलायन हुआ, रोजगार की तलाश में, कारोबार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की तरफ को पलायन करके गए। अनेक ग्रामीण बस्तियां नगरों में और कस्बों में परिवर्तित हुई है, ये भी इसका रीजन रहा है। नए नगरों की स्थापना हुई है और वर्तमान जो नगर थे हमारे पुराने, उनके आकार में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है और ग्रामीण लोगों ने नगरीय जीवन शैली की ओर आकर्षण प्रदर्शित किया है, लोगों को अपनाया है। तो इस वजह से ये 1961 के बाद में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। तो हम इन कारणों को इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। अब भारत में जब नगरों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसमें वर्गीकरण हम जनसंख्या के आधार पर भी भारत का नगरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर भारत की जनगणना में नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया। तो 6 वर्ग कौन से हैं उनकी तालिका को हम आगे देख लेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लें कि 1 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जो नगर हैं उनको प्रथम वर्ग के नगर कहा जाता है। जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ऐसे नगरीय केंद्रों को हम प्रथम वर्ग के नगर कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाला जो नगर है उसको हम महानगर कहते हैं और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। तो ये आप देख लें कि प्रथम श्रेणी के नगर कौन है, महानगर हम किसे कहते हैं, मेगा नगर किसे कहते हैं। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम श्रेणी का नगर और 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले को महानगर
और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। जब जनसंख्या के आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं तो ये 6 वर्ग है। प्रथम वर्ग जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, इसको प्रथम वर्ग के नगर कहते हैं। और भारत में इनकी जो संख्या है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 468 है। लगभग 60% आबादी इनमें रहती है। द्वितीय श्रेणी के नगर उनको कहा जाता है जिनमें 50,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या है। तृतीय श्रेणी के नगर उनको कहा जाता है जिनमें जनसंख्या 20,000 से 50,000 के बीच में है। चतुर्थ श्रेणी के नगर वो हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में है। पांचवी श्रेणी जो पंचम वर्ग है उसमें 5,000 से 10,000 और 5,000 के आसपास के जो नगर हैं या इससे जो कम जनसंख्या के नगर हैं उनको हम षष्टम वर्ग या छठी श्रेणी के नगर हम इसमें कहते हैं। तो इस तालिका के आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत में 60% से जो अधिक नगरीय जनसंख्या है वो प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है और इनकी जो संख्या है वो 468 है। भारत में 53 नगरीय संकुल हैं या नगरीय महानगरीय संकुल है और जिनमें 6 मेगा नगर हैं तथा इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 1,84,00,000 लोगों की संख्या के साथ बृहत मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है और भारत की 21% जनसंख्या मेगा नगरों में रहती है जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद प्रमुख है। तो उसमें एक शब्द आ रहा है महानगरीय संकुल। महानगरीय संकुल किसे कहा जाता है तो इसको समझ लें। एक नगर और वो हम नगरीय संकुल तब कहेंगे जब उसमें से 3 में से कोई एक दशा वहां पर पाई जाती है। नगर और उसके आसपास का जो लगा हुआ जो आसपास का जो क्षेत्र है वो जब जुड़ के एक नगर केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है तो उसको हम महानगरीय संकुल कह देते हैं। नगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जब जुड़ जाता है नगरीय जनसंख्या के रूप में या दो से अधिक जो नगर हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं तब भी वो नगरीय संकुल बन जाता है। और ऐसा तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक या अधिक नगर और उनके जो बहिर्बद्ध हैं वो जुड़ गए हैं। बहिर्बद्ध में नगरों के आसपास के गांव, कस्बे, जो विश्वविद्यालय, पत्तन, छावनियां ये जब जुड़ के एक नगर बड़े नगर का रूप धारण कर लेते हैं तो हम इसको नगरीय संकुल कहते हैं। तो ये आपके सामने एक उदाहरण है कि भाई ये दिल्ली एनसीआर है और दिल्ली के आसपास में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और ये गुड़गांव जो ये जुड़े हैं तो ये एक नगरीय संकुल के रूप का एक ऐसा एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम ये ग्रेटर मुंबई का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ग्रेटर मुंबई के चारों तरफ के जो उसका बहिर्बद्ध है वो इससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और ये एक नगरीय संकुल का एक उदाहरण इस प्रकार भी दिया जा सकता है। ये आपके भारत में जो 53 नगरीय संकुल हैं उनके नाम है आपकी स्क्रीन पर तो तालिका के रूप में। तो ये जो नगरीय संकुल दिए गए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। ये 53 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय संकुल पाए जाते हैं। अब हम नगरों का एक वर्गीकरण और करते हैं। ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रकार्यात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। तो अब तक मैंने नगरों का वर्गीकरण जो किया है वो विकास के आधार पर किया है, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर। दूसरा मैंने जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया है, प्रथम श्रेणी के नगर, द्वितीय श्रेणी के नगर, तृतीय श्रेणी के नगर, चतुर्थ श्रेणी के नगर। और अब जो है जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं नगरों का वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का वर्गीकरण है। इसमें जो नगर हैं वो कई प्रकार के नगर हैं जिससे पहले प्रकार का प्रशासनिक नगर या प्रशासनिक शहर भी कहते हैं। तो इसमें हम उन नगरों को रखते हैं जो मुख्यतः प्रशासनिक मुख्यालय है या राज्यों की राजधानियां हैं, उनको हम प्रशासनिक नगर के रूप में देखते हैं। यहाँ से राज्य का प्रशासन चलता है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, शिमला, श्रीनगर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक नगर के उदाहरण का है। तीसरे दूसरे प्रकार का है औद्योगिक, ऐसे नगर जिनमें उद्योगों के जो नगर के विकास का जो प्रेरक बल है वो औद्योगिक विकास रहा है। मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई। तो ये ऐसे हैं कि ये अपनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और ये नगर प्रसिद्ध हैं औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए। तो इनको हम औद्योगिक शहर भी कहते हैं। आगे वाणिज्य शहर, वाणिज्य का कॉमर्शियल टाउन होते हैं जहां पर व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं और ये नगर प्रसिद्ध हो जाते हैं व्यापारिक गतिविधियों के लिए। इनमें से आपके कोलकाता है, सहारनपुर है, सतना है और भी भारत में बहुत सारे वाणिज्य नगर हैं जिनके उदाहरण आप देख सकते हैं। ये गैरिसन या छावनी नगर कहते हैं। गैरिसन या छावनी नगर वो नगर होते हैं जहां पर सेना के मुख्यालय होते हैं या सेना की टुकड़ियां वहां पर रहती हैं, तो इनको गैरिसन या छावनी नगर कहते हैं। इनमें अंबाला है, जालंधर है, माहू है, बबीना है, उधमपुर है। तो ये प्रसिद्ध है अपनी छावनियों के लिए या सेना के जो टुकड़ियां वहां पर रहती हैं
इसके लिए नगर पहचाने जाते हैं। तो इनको हम गैरीसन नगर या छावनी नगर के नाम से भी जानते हैं। एक शैक्षिक नगर, जिन नगरों का विकास शिक्षा के लिए हुआ है और वो शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम शैक्षिक नगर में अलीगढ़ है, बनारस है, कोटा है, अब जो उसमें ऐसे ही आपका रुड़की है, तो ये नगर हैं, पिलानी है, तो ये नगर आपके शैक्षिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा फेमस हैं, तो इनको हम शैक्षिक नगर कहते हैं। आगे खनन नगर, ऐसे नगर जहाँ पर खनन क्रियाओं का बाहुल्य पाया जाता है, जो खनन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, इनको हम खनन नगर कहते हैं। जैसे रानीगंज है, झरिया है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, सिंगरैनी है, तो ये खनन नगरों के उदाहरण हैं। इसी तरह धार्मिक और सांस्कृतिक शहर, धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों में वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, पुष्कर, हरिद्वार, उज्जैन, तो भारत को की तो पृष्ठभूमि में बहुत सारे नगर हैं जो प्राचीन और आधुनिक नगर भी हैं जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो जो नगर अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, हरिद्वार है, उज्जैन है, मथुरा है, पुरी है, अजमेर है, वाराणसी है, पुष्कर है, तो ये सारे अमृतसर है, तो ये सारे जो नगर हैं ये अपने धार्मिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाते हैं, तो इनको हम धार्मिक नगर कहते हैं। पर्यटन शहर हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं। इनमें शिमला है, नैनीताल है, मंसूरी है, बहुत सारे हमारे ऊटी है, तो ये ऐसे नगर हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं और लोग इसमें घूमने फिरने जाते हैं, तो उनको हम पर्यटन शहर या पर्यटक नगर भी हम इनको कहते हैं। परिवहन नगर है जो परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें मुख्यतः पत्तन ज़्यादा होते हैं या जो एयरपोर्ट्स वाले नगर होते हैं वो होते हैं कांदला, कोची, कोझिकोड, विशाखापत्तनम, ये अपने आयात निर्यात के कार्यों के लिए फेमस होते हैं, तो इनको हम परिवहन नगर के रूप में देखते हैं, परिवहन नगर इनको हम कहते हैं। तो ये नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा है, तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने नगरों का 3 प्रकार से वर्णन किया, विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और नगरों के प्रकार्यात्मक आधार पर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये नगरों के वर्गीकरण को। और एक संकल्पना और है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, वो है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है भारत सरकार का आधुनिक कंसेप्ट है, और स्मार्ट सिटी मिशन का जो उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना जिनका आधारभूत ढांचा व पर्यावरण साफ सुथरा हो, सतत हो और अपने नागरिकों को ये उच्च सुविधाएं दे सके। तो भारत सरकार ने ये एक स्कीम लॉन्च की है कि हम ऐसे नगरों का विकास करेंगे जो जिनका आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत होगा, साफ सुथरा पर्यावरण होगा, सतत होगा और ये उच्च सुविधाएं दे सकेंगे। और ऐसे शहरों में जो नगरीय समस्याएं हैं उनका भी समाधान भी स्मार्ट तरीके से होगा। इन नगरों में आपदाओं से सुरक्षा और उच्च स्तरीय सुविधाओं वाला इनको बनाया जाएगा, और ये जो शहर हैं इनमें सस्ती सुविधाएं और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी लोगों के लिए। और ये ऐसे नगर होंगे जो सघन शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए वे विकास के एक मॉडल के रूप में या लाइट हाउस के रूप में कार्य करेंगे। तो ये स्मार्ट सिटी का मिशन भारत सरकार लेकर चल रही है, और इस तर्ज पर कुछ नगरों के विकास की भारत सरकार की योजना है। तो आज की कक्षा में जो हमने बात की है, तो ये आपकी मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। और अब आपका जो टाइम है वो गोपू जी की डायरी का है, तो मैं अब समझता हूँ कि आप गोपू जी की डायरी का आनंद लें और इसमें देखें गोपू जी ने अपनी डायरी में आज क्या क्या लिखा है, जो लक्षद्वीप की यात्रा की थी। उसके बाद फिर हम आज के होमवर्क पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस बार गोपू जी लक्षद्वीप की यात्रा करने पहुंचे हैं अपनी ट्रेवल डायरी के साथ। तो चलिए देखते हैं गोपू जी अपनी डायरी में लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या लिखते हैं। जब गोपू जी लक्षद्वीप की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने जाना कि मलयालम और संस्कृत भाषा में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के और फैक्ट्स जानने के लिए गोपू जी सेंट्रल लाइब्रेरी गए और वहां से और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उन्होंने जाना कि लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यहाँ मलयालम और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का राजकीय पशु बटरफ्लाई फिश है। यहाँ का राजकीय पक्षी नोडी टर्न और राजकीय पेड़ ब्रेड फ्रूट है। लक्षद्वीप की जनसंख्या 65,473 है।
लक्षद्वीप में शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। यहाँ लिटरेसी रेट 91.85% है। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट से गोपू जी को पता लगा कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 एटोल यानी प्रवाल द्वीप हैं। यहाँ 3 कोरल रीफ हैं और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। इन 36 द्वीप में से सिर्फ 7 पर ही लाइफ पॉसिबल है। ये द्वीप केरल तट से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तर में आमिनी द्वीप समूह है और इसके सबसे दक्षिण में मिनिकॉय है। गोपू जी लक्षद्वीप अक्टूबर में गए थे तो उन्हें वहां बड़ा ही सुहावना मौसम मिला। लक्षद्वीप में अक्टूबर से मार्च घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहाँ वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। मार्च से मई साल का सबसे गर्म समय होता है। आमतौर पर यहाँ जलवायु नम और सुखद है। जून से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। गोपू जी ने जब लोगों से वहां की मृदा के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप की मिट्टी कोरल और लाइमस्टोन के विघटन के कारण बनी है। यह मिट्टी कैल्शियम में समृद्ध है और उपजाऊ भी है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। गोपू जी ने देखा कि लक्षद्वीप में ज्यादातर लोग नारियल की खेती करते हैं। लक्षद्वीप में नारियल और थेंगा आर्थिक महत्व की फसलें हैं। लगभग 82% भूमि नारियल के बागानों से कवर है। यहाँ की वनस्पतियों में केला, ब्रेड फ्रूट, नारियल, थेंगा, पुन्ना आते हैं। गोपू जी ने लक्षद्वीप की वेशभूषा बहुत ही कलरफुल देखी। आदिवासी लोग सफेद या रंगीन लुंगी पहनते हैं और कमर पर चांदी का धागा बांधते हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक में कांची शामिल होती है। वहां के लोगों से पूछने पर गोपू जी को पता लगा कि कोलकली और प्रिचकली लक्षद्वीप की 2 पॉपुलर फोक आर्ट हैं। लावा यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। लक्षद्वीप अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की ज्यादातर वस्तुएं नारियल के गोले, कोयर और सीप से बनी हैं। गोपू जी ने लक्षद्वीप में नारियल, मछली, सांबर, चावल और इडली का मजा लिया। ये यहाँ का मुख्य भोजन है। गोपू जी ने लक्षद्वीप में नारियल पानी भी पिया, जो कि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कोयर ट्विस्टिंग है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको गोपू जी की ट्रेवल डायरी? बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको लक्षद्वीप के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा गोपू जी की डायरी के साथ। थैंक यू। थैंक यू बीनू दलाल मैडम। प्यारे बच्चों, जो गोपू जी की डायरी का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे हमारा एक लॉजिक ये है कि एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को जब भी कहीं बाहर जाना है, जब भी कोई यात्रा करनी है, तो उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण ज्योग्राफी के नज़रिए से होना चाहिए और वो वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की चीज़ों को उसी तरीके से एनालाइज करे और उस इंफॉर्मेशन को अपनी डायरी में नोट करने की आदत विकसित करे, जिससे ज्योग्राफी का जो अध्ययन है ये किताबों से ज़्यादा यात्राओं से, चलने से और घूमने से ज़्यादा होता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हमने ये डायरी शुरू की थी। आशा है कि इसका आप आनंद ले रहे होंगे और आगे अपने जीवन में इसको प्रयोग भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने बात की है कंटेंट पर, वो मैं आपको एक बार हल्का सा रिविजन को किए दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो अर्बन जो सेटलमेंट्स है उसकी डेफिनेशंस की बात की है कि अर्बन सेटलमेंट से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसमें आते हैं। सेकंड, हमने जो बात की है कि वो जो क्लासिफिकेशन हमने टाउन अर्बन सेटलमेंट्स का उसको किया, और वो 3 बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन की बात की। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, जो फंक्शनल एक्टिविटी है उनके आधार पर हमने नगरों का वर्गीकरण का 3 आधारों पर हमने नगरों को बांटा है।
उसके बाद में हमने नगरीकरण के स्तर को या जो नगरीकरण का जो ट्रेंड्स है उस पर हमने चर्चा की है कि नगरीकरण का भारत में ट्रेंड क्या है, किस तरह से भारत में नगरीकरण। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में की हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस आपका है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में उसको रेज कर सकते हैं। उसका आंसर हमारे चैट बॉक्स के जो साथी हैं वो आपको देंगे और फिर भी अगर कोई आया तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट होमवर्क के तौर पर देने जा रहा हूँ और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर, कि हम भूगोल के साथ साथ दूसरे सब्जेक्टों को भी लेकर साथ में चलें। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर हमारा ये प्रोजेक्ट है आज का। और इसमें आपको एक फिलिप बुक बनानी है। ये फिलिप बुक बनानी है वो दिल्ली के ऊपर बनानी है आपको। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली बहुत बार बना है शहर और बहुत बार उजड़ा है। इसके इतिहास के बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। तो आपको एक फिलिप बुक बनानी है दिल्ली के विकास के बारे में, कि कब कब किस किस समय में दिल्ली किस किस तरह से रही है। ये दिल्ली एक सेटलमेंट के तौर पर इसका प्रारूप किस तरह का रहा है, यहाँ की सड़कें कैसे रही हैं, भवन कैसे रहे हैं, यहाँ की वास्तुकला किस तरह से रही है। तो इसके आपको चित्र एकत्र करने हैं विभिन्न विभिन्न समयों के और उनको एक एक फिलिप बुक में उनको लगाना है और एक विश्लेषण की रिपोर्ट आपको उसको तैयार करनी है। और एक बहुत मजेदार प्रोजेक्ट आपका दिल्ली का बदलता हुआ चेहरा युगों से पुनर्रचित व पुनर्परिभाषित इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, अपने टीचर से इसको शेयर करना है। तो आज की क्लास में के लिए बस आप इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका जो अगला टॉपिक है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, हम उस पर बात करेंगे और मुझे आशा है कि आप उसको पढ़कर आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं और मैं जो हमारे साथी चैट बॉक्स में हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि वो बच्चों के क्वेश्चन का शिद्दत से रिप्लाई करते हैं। और जितने भी हमने वीडियो, डायग्राम्स, फोटोज वगैरह या जो भी लिंक्स हमने इसमें यूज किए हैं उसका उद्देश्य हमारा केवल और केवल एक एकेडमिक पर्पज है और हम उन सभी सोर्स के का थैंक्स कहते हैं और आभारी हैं उनके कि हमें यहाँ तक पहुँचने में इनका बहुत योगदान रहा है। और अपने जो प्रिय गुरुजन है जिनको पढ़कर जिनको हम सीख कर यहाँ तक आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। और स्पेशली जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिनको बेस बनाकर हम ये अपनी तैयारी करते हैं इनको स्पेशल थैंक्स हम बोलते हैं। और ये हमारी टीम जो है आपका पूरी तरह से सभी के बच्चों को जो है क्लास के लिए थैंक्स कहते हैं और आज की क्लास का हम यहाँ पर समापन करते हैं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।